हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जो है रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को जान रहे थे, अपवर्तन क्या होता है ये हम जान रहे थे, और हमने ये पढ़ा था कि अपवर्तन एक ऐसी परिघटना है जिसमें जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। और जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपनी जो पथ है उससे मुड़ जाता है। इसी परिघटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसके हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे, जैसे कि अगर हम एक पेंसिल को पानी में डुबो दें तो आपने देखा होगा कि पेंसिल का जो निचला हिस्सा है वो हमें थोड़ा मुड़ा हुआ सा दिखता है। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे हमने जो है अपवर्तन को डिटेल में पढ़ा था और कहा था कि वह किरण जो कि माध्यम से चल रही है, एक माध्यम से चल रही है, उसे हम अपतित किरण कहते हैं। और जो हमें बाउंड्री क्रॉस करके जो हमें किरण मिलती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इसके साथ साथ हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि वह कोण जो अभिलंब और जो है अपतित किरण के बीच में बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतन कोण कहते हैं। वहीं वह कोण जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये भी हमने समझा था। इसके बाद जो है इतना हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में। तो अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम समझते हैं। अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक एक रेशियो है, एक अनुपात है। किसका? एयर में जो स्पीड है उसका, जो है जो आपकी लाइट की स्पीड है, और किसी माध्यम में जो है प्रकाश, जो भी आप प्रकाश ले रहे हैं उसकी तीव्रता। यानी जो आपका अपवर्तनांक है वो रेशियो है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, यानी वायु में प्रकाश की गति और किसी माध्यम में प्रकाश की गति। ठीक है, तो हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें, absolute refractive index of a medium is the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in medium। यानी किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की गति का माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात है। यानी n बराबर है c अपॉन v का। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है n बराबर c अपॉन v। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की ओर, यानी अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अपवर्तन का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the interface of two media at the point of incidence all lie on the same plane। क्या कहा गया है? अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये सारी चीजें कहां पर होते हैं? एक ही सतह पर, एक ही तल पर होते हैं। अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर दो मीडिया के इंटरफेस के लिए जो है अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा जो है आपका नियम जो है वो स्नेल्स लॉ कहलाता है। क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल का अपवर्तन का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर जो है आपका
वो बराबर होता है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अपवर्तनांक। ठीक है, जहाँ पे आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतित अपतन कोण, और आर क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका दूसरा नियम नोट कर। अब हम बात करते हैं उन कंडीशन की जिसमें अपवर्तन होता नहीं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारी प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का अपवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो क्या होता है बेसिकली, जब भी कोई प्रकाश की किरण, अगर हम क्या करें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते, लेकिन हम कुछ इस तरीके से अपतित करते हैं कि ये नॉर्मल की दिशा में चलती। तो जब ये नॉर्मल की दिशा में या अभिलंब की दिशा में चलती है तो हमने ये देखा है कि ये जब ये दूसरे मीडियम में से गुजरती है तो ये नॉर्मल ही गुजर जाती है। यानी जब भी आप किसी भी किरण को जो है 90 डिग्री में, सतह के 90 डिग्री के कोण में आप डालते हैं तो वो बगैर अपवर्तन के गुजर जाती है। दूसरा, अगर आपने दो ऐसे माध्यम लिए हैं, दो ऐसे मीडियम लिए हैं जिनका अपवर्तनांक सेम है, तो क्या होता है, किरण सीधी गुजर जाती। पहला है कि जब आप जो है अभिलंब की दिशा में किरण को डालें। दूसरा है अगर आपके दोनों मीडियम का जो अपवर्तनांक है वो सेम है तो ऐसा होता है। नो रिफ्रैक्शन अकर्स यानी जब कोई अपवर्तन नहीं होता है। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री, यानी जो प्रकाश है वह क्या करता है, वह सीमा पर या इंटरफेस पर जो है लंबवत क्या होता है, लंबवत अपवर्तित होता है यानी नॉर्मली डलता है। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया इन कॉन्टैक्ट आर इक्वल, यानी संपर्क में दो माध्यमों के अपवर्तनांक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये दो कंडीशन है जब किसी भी प्रकार का अपवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, यानी अब हम बात करेंगे लेंसों के बारे में। लेंस के माध्यम से अपवर्तन जैसी परिघटना देखी जा सकती है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल लेंस क्या होता है इसे हम समझें। यहाँ पे जो हम यहाँ पे दो प्रकार के लेंस पढ़ेंगे, पहला आपका उत्तल है, दूसरा है अवतल लेंस। दोनों लेंसों को हम गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है उत्तल लेंस की बात करें। उत्तल लेंस जो है ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। बेसिकली लेंस में यहाँ पे हमारी जो सतह होती है वो दोनों आपकी कर्व यहाँ पे ली जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि लेंस जो है वो बाय फोकल होता है, यानी इसके दो फोकाई होते हैं। ठीक है, ये दो फोकस होते हैं, बाय फोकल लेंस होता है आपका। ठीक है, दो फोकाई होते हैं इसके। और अगर हम बात करें कन्वर्जिंग लेंस की तो वो आपका कौन सा लेंस होता है यहाँ पे, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस का अर्थ क्या है? अभिसारी लेंस का अर्थ ये है कि अगर इस लेंस पर हम समानांतर किरणों को डालते हैं तो ये सारी की सारी किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर
कन्वर्ज हो जाती है, एक बिंदु पर कन्वर्ज होती है, जो कि आपका फोकस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कन्वर्जिंग लेंस या उत्तल लेंस होता है, इसमें सारी की सारी किरणें एक बिंदु पर क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, अभिसारी हो जाती है। ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस इज रेफर्ड टू एज कन्वर्जिंग लेंस, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। सिंस इट कन्वर्जेस लाइट रे दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। क्यों कहा जाता है इसे कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस? क्योंकि इस पे जो किरणें पड़ती हैं वो एक जगह कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती है। द लेंस सरफेस इज कॉन्वेक्स इन नेचर, और इसकी जो सतह होती है वो कॉन्वेक्स होती है। एक उत्तल लेंस को एक अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का अभिसरण करती है। लेंस की सतह उत्तल प्रकृति की होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। नोट if a ray of light passes parallel to the principal axis of a convex lens, the refracted ray passes through the focus. ठीक है, जैसे मैंने अभी बात की थी कि क्या होता है, आपके पास जो है कॉन्वेक्स लेंस है, उससे क्या होता है, किरणें पास होती हैं, वो एक बिंदु पर कन्वर्ज हो जाती है। तो यही कहा गया है कि अगर किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो अपवर्तन के बाद ये सारी की सारी किरणें फोकस से पास हो जाती है। If the incident ray passes through the optical center, then the refracted ray does not deviate at all. दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन ये दी है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई किरण इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बगैर डेविएशन के, बगैर जो है मुड़े, वो इससे आर पार चली जाती है। If the incident ray passes through the focus, the convex lens, the refracted ray then passes parallel to the principal axis. और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक ऐसी किरण है जो कि यहाँ पे फोकस से पास हो रही है, तो फोकस से पास होने के बाद क्या होता है, अब ये लेंस से अपवर्तन होने के बाद क्या हो जाती है, जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई है। ठीक है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी आगे समझेंगे। यदि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो अपवर्तित किरण फोकस से होकर गुजरती है। यदि अपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तित किरण बिल्कुल विचलित नहीं होती है। यदि अपतित किरण उत्तल लेंस के फोकस से गुजरती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, यानी अवतल लेंस। तो अवतल लेंस उत्तल लेंस का बिल्कुल विपरीत होता है। ये भी आपका बाइफोकल लेंस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो रेज है वो अपसारी यानी डायवर्ज होती है। ठीक है, अपसरित होती है, या हम कह सकते हैं कि ये अपसारी लेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, साइड में ब्रॉड होता है, बीच में पतला होता है, और इसके दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसे डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्योंकि जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं वो क्या होती हैं, वो जो है रिफ्रैक्शन होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, यानी दूर दूर चली जाती है। लेकिन उसकी डायरेक्शन को अगर हम पीछे यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किरणें फोकस से आ रही।
तो डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि किरणें एक दूसरे से दूर चली जाती है, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है। A concave lens is also referred to as diverging lens. Since it diverges light rays that are incident on it, the lens surface is concave in nature. एक अवतल लेंस को अपसारी भी कहा जाता है क्योंकि यह उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को विचलित करता है। लेंस की सतह प्रकृति के में अवतल होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? अवतल लेंस। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। पहली जो मैंने अभी बताई कि अगर कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर है तो अपवर्तन के बाद वो बिखर जाती है, अपसरित हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि अगर कोई किरण जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बगैर डेविएशन के यहाँ से गुजर जाती है। तीसरी बात करें, तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर कोई किरण इस पर जो है डाला जाता है, ठीक है, तो वो क्या करती है? यहाँ पे फोकस से पास होती हुई जाती, ठीक है। यानी क्या कहा गया है? हमने क्या किया? हमने किरण डाली कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किरण डाली तो हम कुछ इस तरीके से डालते हैं कि ये फोकस से पास होगी, तो क्या होता है? ऐसे किरण क्या होती है? बाद में पैरेलल हो जाती है। हमने ऐसे डाला कि फोकस से पास होगी तो ये बाद में क्या हो जाती है? पैरेलल यानी समानांतर हो जाती है, ठीक है। An incident light ray parallel to the principal axis of a concave lens passes through it and diverges. क्या कहा गया है कि जो अपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वो क्या करेगी? इससे पास हो जाएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। When extrapolated, it appears to pass through the focus. ठीक है, तो क्या होता है जब हम इसे डालते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे हमने इसे डाला, तो फिर क्या होगा? ये फोकस से पास हो जाएगी। If the incident ray passes through the optic center like a convex lens, the refracted ray passes through without any deviation. इसी तरीके से अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से किसी रे को पास करेंगे तो बगैर डेविएशन के वो गुजर जाएगी। If the incident light ray passes through the focus, it is refracted parallel to the principal axis. और इसी तरीके से क्या कहा गया है कि जो अपतित किरण है अगर वो फोकस से पास हो रही है तो फोकस से पास जो होती हुई नजर आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर एक अपतित किरण इससे होकर गुजरती है और अपसरित होती है। जब एक्सट्रापोलेशन किया जाता है तो यह फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। यदि अपतित किरण प्रकाश किरण उत्तल लेंस की तरह ऑप्टिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तित किरण बिना किसी विचलन के से गुजर जाती है। यदि अपतित प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो नोट करेंगे आप इसे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। जैसे अभी हमने बात करी उत्तल लेंस और अवतल लेंस की, हमने क्या कहा कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें क्या होता है, जो किरणें समानांतर लेंस पे पड़ती है अपवर्तन के बाद वो एक फोकस पर क्या होती है? कन्वर्ज हो जाती है। ये जो पॉइंट है, बिंदु है, जहां पर सारी की सारी समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद कन्वर्ज हो रही हैं, इसे हम फोकस कहते हैं। और
ये जो फोकस है, फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी फोकल लेंथ या फोकल लंबाई या फोकल दूरी कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के समानांतर अगर किरणें डाली जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, अपसरित हो जाती है। इनको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिसे हम वर्चुअल फोकस कहते हैं, आभासी फोकस कहते हैं। और इस फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी है वो फोकल लेंथ या फोकल लंबाई कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या है, फोकल लेंथ और फोकस का कॉन्सेप्ट नोट करिए। अब हम चलते हैं रूल्स की ओर, ठीक है, यानी हम बात करेंगे उत्तल और अवतल लेंस से अगर हम रे जो है आपका किरण आरेख बनाए तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, इन्हीं के अनुसार किरण आरेख बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, यानी जो आपका उत्तल लेंस होता है उस। तो ये अगर कोई प्रकाश की किरण है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद वो बगैर डेविएशन के गुजरती है। इसे हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था अभी, तो यही हम डायग्राम के रूप में देख रहे हैं। हमने किरण ली है, उसे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया है, बगैर डेविएशन के वो वहां से पास हो रही है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो क्या होता है, अपवर्तन के बाद ये फोकस से पास होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। क्या आप देख सकते हैं ये किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, अपवर्तन के बाद फोकस या F2 से पास हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा डायग्राम। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास कोई किरण है जो फोकस से पास होती है तो अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा डायग्राम। तो ये आपके रूल्स हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका जो है किरण आरेख यहाँ पे बनेगा, और इन्हें हमने थ्योरेटिकली अभी पीछे पढ़ा, नोट कर लीजिए। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ किरण आरेख पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके उत्तल लेंस के किरण आरेख है। पहला केस, जब वस्तु इंफिनिटी पर है यानी अनंत दूरी पर स्थित है। जब वस्तु कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है यानी अनंत दूरी। आप ये जानते हैं जो जब भी वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो वहां से आने वाली किरणों को हम समानांतर किरणों के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर जो किरणें होगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी, अपवर्तन के बाद ये एक बिंदु यानी फोकस से पास होगी। यानी इस केस में जो आपके पास आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वास्तविक तौर पर किरणों के कटने से या मिलने से प्राप्त होगा, और ये आपको F2 पर प्राप्त होगा। तो ये जो आपका इमेज बनेगी ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, साथ ही साथ बिंदु आकार का होगा, ठीक है। तो ये इस बात का आपको ध्यान। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पर है, अनंत पे है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिबिंब की स्थिति की, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, F2 पर। अगर इसके आकार की बात की जाए, आकार कैसा होगा, बिंदु आकार, नोट करते रहेंगे साथ साथ कि बिंदु आकार का होगा। और ये हो गया आपका, और अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा होगा और छोटा या बिंदु के आकार, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। तो नेक्स्ट कंडीशन है बियॉन्ड 2f, यानी 2f के पीछे हो। तो जब 2f के पीछे होगा, दो किरणें आप लेंगे, क्योंकि वस्तु जो है वो अनंत किरणें जो है एमिट करती है, उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिर्फ दो किरणें लेंगे।
ये दोनों किरणें आप कुछ इस तरीके से लेंगे कि जो आपकी पहली किरण है AC, वो आप मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोकस से पास हो जाएगी, और जो दूसरी किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे पास हो जाएगी। दोनों एक बिंदु पे एक दूसरे को काटेगी, जो कि क्या है आपका A बिंदु है, ठीक है, जिसका आपको यहाँ पे A डैश यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। B बिंदु यहाँ पे रहेगा और आप देख सकते हैं F2 और 2F2 के बीच में आपकी यहाँ पे इमेज बनेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये आप लिखेंगे F और 2F के बीच में, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा F और 2F के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट साइज की बात की जाए तो ये जो है आपका प्रतिबिंब वो छोटा होगा बिंब के आकार से, यानी बिंब के आकार से छोटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो किरणें हैं वास्तविक रूप में एक दूसरे को काट रही है, यानी आपका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, नोट कीजिए। तो बच्चों आज हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, इसके जो आपके नियम है वो हमने जाने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। साथ ही साथ हमने देखा कि अवतल और उत्तल लेंस क्या होता है। यहाँ पर हमने उत्तल लेंस के जो किरण आरेख है उन्हें स्टार्ट किए। 2 केसेस हमने पढ़ लिए हैं, बाकी केसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स और आगे के जो केसेस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।